हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हंज़ला तारिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन का पार्ट 2 है। प्रोटीन मैंने इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन और अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये मैंने आपको उसमें फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। आज का जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले इसको हेडिंग को समझना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनका कहने का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है हमारी बॉडी के अंदर, अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब क्या, एक लंबी सी चेन बनी हुई होती है जो अमाइनो एसिड्स की लंबी सी चेन बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कह रहे होते हैं। तो वो जो प्रोटीन होता है उसकी प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है प्रोटीन की लंबी चेन के अंदर, उसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वो हमें बतानी है। जो हमें सिग्निफिकेंस जो हमारी बताई है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की, जो हमें बताई है वो है एक साइंटिस्ट नामी, एक एफ सेंगर नामी साइंटिस्ट ने बताई है। अब इसने बताया कि इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स होती हैं। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होती हैं। इंसुलिन जैसे एक चेन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक चेन है प्रोटीन की, प्रोटीन एक चेन है इंसुलिन, और उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं इन 2 चेन्स। वो 2 चेन्स में एक अल्फ़ा चेन होगी, एक बीटा चेन होगी, एक अल्फ़ा चेन बीटा चेन। वन ऑफ देम हैड 21 एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स। एक के अंदर, एक चेन के अंदर जो 2 चेन है 51 अमाइनो एसिड्स की, एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होंगे और दूसरी के अंदर 30। अब आप इसको प्लस करेंगे, 30 + 21 51 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो उनके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो इनमें जो 2 चेन्स बनी हुई हैं, अब एक चेन है 21 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, वो जो दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। 30 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वही भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन अब ये जो 2 चेन हैं, अब ये है तो एक इंसुलिन एक ही चेन ना, लेकिन अब जो इंसुलिन की जो 2 चेन है 21 और एक 30 के अमाइनो एसिड्स की, वो जो जुड़ी हुई होंगी वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी। जब अल्फ़ा चेन ऑफ इंसुलिन और बीटा चेन ऑफ इंसुलिन जिस बॉन्ड से जुड़ेगी उसको हम कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नॉर्मली जनरली यही पाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस भी पाया जाएगा और सल्फ़र भी पाया जाएगा। तो जो सल्फ़र है ना, ये सल्फाइड, जब 2 सल्फाइड मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, एक बॉन्ड होगा और 2 बॉन्ड, मतलब इन दोनों चेनों के दरमियान में 2 बॉन्ड होंगे, सल्फाइड बॉन्ड, जिसको हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड कह दिया। सेम इन हेमोग्लोबिन, के हेमोग्लोबिन में भी यही सेम ऐसा ही होता है। 4 चेन्स होती हैं उसके अंदर। इधर इंसुलिन में 2 हैं, इंसुलिन में 4 चेन हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। इसमें 2 अल्फ़ा होंगी, 2 बीटा होंगी। ईच अल्फ़ा चेन हैज़ 141 अमाइनो एसिड्स वाइल बीटा चेन हैज़ 146 अमाइनो एसिड। मतलब कहने का है कि हर एक अल्फ़ा चेन में, हर 2 अल्फ़ा चेन है ना, तो मतलब एक अल्फ़ा चेन में 141 होगी, दूसरी में भी 141 होंगी। और जो बीटा है, एक बीटा में 146 और दूसरी बीटा में भी 146 होंगे। अब इनमें भी आप देख लें, मैंने बोला ना सेम इन हेमोग्लोबिन, इनमें भी जब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जुड़ेंगी तो हम उसको, वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ेंगी। लेकिन जो अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो किससे हेल्ड हुए होंगे, वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही हेल्ड हुए होंगे। अब ये है ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटीन एक वाइटल कंपाउंड है। प्रोटीन जो है वो वाइटल कंपाउंड है क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। अगर हम सेल के अराउंड जो हमारे मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसे कहते हैं, अगर हम उसमें देखें उसमें भी 50% प्रोटीन पाया जाता है। हम उसके अंदर ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम वो ऑर्गेनल्स की बात करें
उसमें भी ऑर्गेनल्स में एक होता है राइबोसोम, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा जो ये यहाँ पे है प्रॉपर जो 10,000 प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे अंदर। तो ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की 20 टाइप्स से होते हैं। मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड्स की 20 टाइप्स होती हैं। वो जो टाइप्स होती हैं वो आर रेडिकल ग्रुप की बेस पर होती हैं। रेडिकल ग्रुप की जगह कभी एच आके लग जाएगा, उसको ग्लाइसिन कहेंगे, कभी CH3 एलानाइन कहेंगे, इसीलिए। तो अब कह रहे हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अमाइनो एसिड कि मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। अगर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस, जैसे सिग्निफिकेंस है ना, इसके मतलब सिग्निफिकेंस क्या होता है, फ़ायदा, उनका जो हमारे पास फ़ायदा मिल रहा है हमें। अगर सीक्वेंस की, अगर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस ख़राब हो गई, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो गया, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। इसीलिए अमाइनो एसिड्स प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं हमारे पास, हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसलिए ये जो हमारी हेडिंग है ना, तो इसीलिए आपके हैं। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल चेंज, द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर किसी भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन कर नहीं सकेगा, वो फेल हो जाएगा अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया ना, अमाइनो एसिड्स के अगर किसी के साथ रिप्लेस हो गया तो जो वो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा था हमारी बॉडी को, हमारे सेल को, वो नहीं, प्रोटीन वो फंक्शन में प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। अब इसकी एग्जांपल है कि जो अमाइनो एसिड अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए, इसकी वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये हमारे सेल के अंदर एनीमिया का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग होना, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसमें ना हमारे वो RBCs होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। RBCs का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है, RBCs का स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। अगर वो RBCs का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना जो RBC हमारे वीन्स में जा रही होती हैं, हमारे सेल्स के थ्रू जा रही होती हैं, हमारे वीन्स के अंदर जा रही होती हैं, तो वो अपना फंक्शन तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वो कभी क्लॉट हो जाएंगे, कभी ब्लड में हमारा प्रोवाइड नहीं होगा। इसीलिए इसकी जो सिकल सेल एनीमिया, एबनॉर्मलिटी इन हेमोग्लोबिन ड्यू टू चेंज ऑफ वन अमाइनो एसिड आउट ऑफ 574। कह रहे ये एक हेमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटी है, सिर्फ एक अमाइनो 574 उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना ये जो आप प्लस करेंगे तो उसमें 574 होंगे। 574 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स की वजह से हम हेमोग्लोबिन अपना एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसमें अपना फंक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है। आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स की कितनी सिग्निफिकेंस है हमारे पास। अगर वो एक भी अमाइनो एसिड्स लंबी चेन में, चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 10,000 हो, अगर वो उसमें से एक अमाइनो एसिड्स भी हमारे पास अपना फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी के साथ चेंज हो जाएगा, तो वो अपना उसमें वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो ये ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन। ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमाइनो एसिड। वेलाइन क्या है? एक अमाइनो एसिड। तो ये जो चेन बनी हुई होती है हमारे पास हेमोग्लोबिन की, ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलाइन के साथ एट 6th पोजीशन। अब जैसे 6th पोजीशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे एक अमाइनो एसिड होगा, सेकंड पे एक अमाइनो एसिड है, थर्ड पे एक अमाइनो एसिड है, फोर्थ पे अमाइनो एसिड है, फिफ्थ पे एक अमाइनो एसिड है, 6th पे जो होगा ना वो ग्लूटामिक एसिड होगा। फिर एक दूसरी चेन देख लें, फर्स्ट पे एक अमाइनो एसिड होगा, सेकंड पे एक अमाइनो एसिड होगा, 3 पे एक अमाइनो एसिड होगा, फोर्थ पे एक अमाइनो एसिड होगा, फिफ्थ पे एक अमाइनो एसिड होगा और 6th पे एक अमाइनो एसिड होगा, 6th पे वेलाइन होगा। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये रिप्लेस हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड हट जाएगा और उधर आके वेलाइन लग जाएगा। तो ये वेलाइन लगने की वजह से ना हमारे ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। अब आप इसको देखें, अगर ये वेलाइन ना लगता, ग्लूटामिक एसिड होता, तो ये अपना हीमोग्लोबिन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता, हमें फंक्शन प्रोवाइड करता। लेकिन अब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ विथ वेलाइन 6th पोजीशन पर, तो वो उधर सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स की, ओनली वन अमाइनो एसिड की वजह से हमारे पास ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में। इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस अगर सही नहीं होगी हमारे चेन के अंदर, लंबी चेन के अंदर, प्रोटीन के अंदर, क्योंकि हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, अगर उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस सही नहीं होगी तो वो अपनी सिग्निफिकेंस, अपना फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो जो आज के हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक, वो फर्स्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड,
जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट की भी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो अब जो हमें ना प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो कैसे क्लासिफाइड है। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किन बिना पर, किसकी बिना पर, शेप की बिना पर, स्ट्रक्चर की बिना पर और फंक्शन की बिना पर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास दो प्रोटीन आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो प्रोटीन है जो हमें क्लासिफाई करनी है। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आज हम फाइब्रस प्रोटीन पढ़ते हैं सबसे पहले। फाइब्रस प्रोटीन इसके नाम से पता चल रहा है फाइबर होंगे, फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप। इसमें फाइबर होगा और फिलामेंट, लंबी लंबे फाइबर्स होंगे, फिलामेंट होंगे, लाइक शेप होगा उसका ना, शेप फाइबर जैसा शेप होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन। अब मैं आप सेकेंडरी मतलब एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में एक होगा, सेकेंडरी में 2 होंगे और टर्शरी में 3। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। टर्शरी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी एक आम सा स्ट्रक्चर कहा जाता है, प्राइमरी उससे भी आम, सेकेंडरी एक आम और टर्शरी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसका जो ये फंक्शन कर रही होती है फाइब्रस, ये वाली प्रोटीन जब हमारा फंक्शन कर रही होती है, ज़्यादातर प्रोटीन फंक्शन ही कर रही होती है। हमारे फंक्शन ही प्रोवाइड, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन ही है। ड्यूरिंग फंक्शन इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इलास्टिक इन नेचर एंड, ये दो दफ़ा लिखा हुआ है, एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ये वाटर में इंसॉल्युबल होगी, मतलब क्या ये हाइड्रोफोबिक होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर को रिपेल करती है, वाटर से वाटर को दूर करती है, अपने आप को वाटर में डिसॉल्व नहीं होने देती, उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये वाली जो प्रोटीन है ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। ये MCQs में आ सकते हैं ना कि विच प्रोटीन है द फाइब्रस विच प्रोटीन इज़ अ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, तो विच प्रोटीन एक्ट लाइक अ हाइड्रोफोबिक, तो वो ऐसे आ सकता है। तो आपका क्या होना चाहिए, इन फाइब्रस प्रोटीन। इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, मतलब इस क्रिस्टलाइज का क्या मतलब है कि ये टूटेगा नहीं, ये ना क्रिस्टलाइज हो सकेगी, टूटेगा नहीं, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। इसकी जो एग्जांपल है वो है सिल्क, स्पाइडर वेब, फाइबर्स, क्लोथिंग, केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स एक्सेट्रा। सिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। अब आप देखिए सिल्क जो हम कपड़ा पहनते हैं उसके अंदर जो बिल्कुल जो साफ शफाफ बिल्कुल कुदरती जो सिल्क होता है ना, उसके अंदर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन। स्पाइडर वेब, स्पाइडर का जो जाला होता है, मकड़ी का जाला, उसमें फाइब्रस प्रोटीन होती है। फाइबर्स मतलब फाइबर तो है, फाइबर की तरह ही शेप है उसका। क्लोथिंग, क्लोथ्स में होती है सिल्क में। केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स एक्सेट्रा, नेल्स में हमारे होगी, हेयर्स में होगी ये फाइब्रस ऑफ प्रोटीन, उसमें केराटिन में होगी। तो नंबर 2 है वो हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। स्फेरिकल और ग्लोब्यूल्स लाइक शेप। स्फेरिकल क्या होता है, एक बॉल है, स्फेरिकल है, ग्लोब्यूल्स गोल गोल सी होगी, इसका शेप गोल गोल सा होगा, स्फेरिकल होगा। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन, जब ये फंक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग फंक्शन, ये टर्शरी और या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था ना, टर्शरी मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उसमें 3 जैसे आप समझ लें कि उसके अंदर 3 चेन होंगी या 4 होंगी और ये ऐसे होंगी। जैसे आपने देखा इसमें कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या स्ट्रक्चर है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जब फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये टर्शरी स्ट्रक्चरी होता है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सॉल्युबल इन सॉल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम और एल्कोहल। अगर आप फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो वाटर में वो सॉल्युबल नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। एक्वस मीडियम का मतलब पानी ही होता है, तो लेकिन उसमें जैसे सॉल्ट डाल दिया हमने, वो पानी वाला नमक हो गया, तो ये हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। ये सॉल्ट में सॉल्युबल है। एसिड और बेसिक या जिस पानी में एसिड हो या बेस हो उस पानी में ये सॉल्युबल है।
और अल्कोहल में सॉल्यूबल है। इन इलास्टिक इन नेचर, वो इलास्टिक इन नेचर थी, ये इन इलास्टिक इन नेचर होगी। ये क्रिस्टलाइज हो सकेगी, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती थी। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, चैनल प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन। एंजाइम जो सारे तकरीबन जो एंजाइम बने हुए होते हैं, मोस्ट जो एंजाइम बने हुए होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हार्मोन में हमने पढ़ा ना, उसकी 4 चेन होती हैं, दो अल्फ़ा 2 बीटा। अब मैंने आपको बताया ना इसमें 4 चेन होंगी या 3 चेन होंगी, तो इसीलिए जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो हार्मोन्स है। एंटीबॉडीज़, चैनल प्रोटीन्स ये हमारे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। हीमोग्लोबिन, वही हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन में भी 4 चेन होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इसमें भी वो होगा इसी